अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में उसको ज़रूर शामिल करेंगे और आपने बहुत कुछ गैप को फिल करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अफज शानी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ही इज़ ए renowned personality and a personality of national repute, and I can say he is the man of the magnet. मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ इल्तमास करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू रखें और शेर के साथ कि ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, कि ज़र्रे ज़र्रे में ज़ौक़ आशिक़ाराई। प्रोफेसर अफज शानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। इतने अच्छे लेक्चर्स के बाद मैं एक चीज़ को बस थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये कम्युनिकेशन जो है ये कम्यून से बना है और जिसके मानी होते हैं टू शेयर, और जिसे से आप समझते हैं कि कम्यून टू शेयर। तो communication does not mean to inform, not it means to convince somebody. It is not to give order to someone. It is to share. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि हमें स्पीच करना आता हो, हम खूब बकवास कर सकते हो, हम लोगों के सामने चीख पुकार कर सकते हो, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम श्रूडनेस है, इसके मतलब ये भी नहीं होते है कि चर्ब ज़बानी करे आदमी, बल्कि ये जो है बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है जिसको लोग जनरली इस पैराए में लेते हैं कि कम्युनिकेशन का मानी ये है कि एक आदमी को अपनी की ज़ुबान पर उबूर हासिल है और वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर सकता है, स्पीच दे सकता है, डिबेट कर सकता है। ये इसका मानी नहीं होते हैं। इसके मानी मैनिपुलेशन भी नहीं है और इसके मानी डिलीवरिंग स्पीच भी नहीं है, इसके मानी श्रूडनेस भी नहीं है। तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है कम्युनिकेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ऑनेस्टी। First and foremost prerequisite for communication is you have to be honest with yourself and patient or addressee. एक जनरली जो चीज़ है ये बहुत मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना नाक़िस राय और तजुर्बा है, कि ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितना शख्स ऑनेस्ट होगा उतनी बात उसकी बात में उसकी गहराई होगी, उसकी बात को लोग सुनेंगे, उसकी बात को समझेंगे और उसकी बात को मानेंगे। क्योंकि शेयर हम किसी के साथ कर रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं, तो उसका एक नतीजा ज़रूर निकलता है। हमें कम्युनिकेशन कहाँ ज़रूरत पड़ती है? एक तो पेशेंट और अटेंडेंट्स के सामने, जैसे कि अभी डॉक्टर नाज मुस्तफ़ा साहिबा ने हमें बताया, और दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टैकल करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, जैसे कि कोई आप में से और अक्सर लोग हॉस्पिटल के डायरेक्टर होंगे या हॉस्पिटल में कोई पोजीशन रख रहे होंगे या किसी इंस्टीट्यूशंस में होंगे, उनको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि किसी कम्युनिकेशन के ज़रिए वो ये पेशेंट्स के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ भी उनको इम्प्रेस कर रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, इस तरह अपने स्टाफ के साथ भी उनकी डीलिंग, उसमें कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़रूरत है। तो ये हम अब लेके चलते हैं कि ऑनेस्टी जो है ये प्रीरिक्विजिट है कम्युनिकेशन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। बगैर ऑनेस्टी के आप कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो हम किसी शख्स when we approach someone with fixed notion और biased, या हम जजमेंटल हो जाते हैं उस किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, तो हम अब ऑनेस्ट नहीं होते उसके साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ऑनेस्टी कब ख़त्म होगी? जब हम एक फिक्स नोशन के साथ है, अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये बेवकूफ़ आदमी है, किसी के बारे में आपने सोचा कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होते हैं, किसी के बारे में सोचा आपने कि ये पर्टिकुलर फेथ को मानने वाला, इसलिए ये लोग ऐसे होते हैं। आपने पहले से उनके दिमाग में, ये अनपढ़ आदमी है तो इसके कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले से प्री फिक्स नोशन आपके पास, आप जजमेंटल हो गए। और ये जो चीज़ है ये, और इसका नतीजा क्या होता है कि क्लैश और एंजाइटी, बिल्कुल लड़ाई होगी, कुछ क्लैश होगा, पेशेंट कन्विंस नहीं होंगे, उनके अटेंडेंट्स नाराज़ होंगे, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने, और लोग उठ के चले जाएंगे सिर्फ प्रीफिक्स नोशन की वजह से। तो उनकी जो ऑनेस्टी है
वो कहीं ना कहीं मजरू हो रही है, वो ऑनेस्ट नहीं है अपने कोर्स में, अपने डीलिंग में, इसलिए वो पहले से प्रीफिक्स नोशन के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे और उसका नतीजा ये होगा। और ये रीज़न क्या है इस मेंटल फिक्सेशन का? इब्न नफीस जो इब्न रुश्द हमारे यहाँ बहुत बड़े लीजेंड माने जाते हैं, उन्होंने बताया दो हैं, दो किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जिनमें दो किस्म की बीमारियां या बुराइयां होती हैं। उसके एक को कहते हैं किब्र, जिसके अंदर ये किब्र होता है वो दूसरों को कमतर समझता है, वो समझता है कि दूसरे जो हैं वो उसके मुकाबले में छोटे हैं। तो ये, और दूसरी चीज उसमें दूसरी मिसाल दी उन्होंने उज्ब। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को कमतर नहीं समझते लेकिन खुद को बरतर समझते। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आपको बता दूं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा होता है। तो किब्र और उजुब, इसने इब्न नफीस ने कहा अगर ये किसी तबीब के अंदर, किसी डॉक्टर के अंदर ये मौजूद है तो वो प्रीफिक्स नोशन के साथ बैठेगा और कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से तय किए हुए हैं कि मेरे या तो किब्र का शिकार है, तो ये समझ रहा है कि जो लोग उसके सामने बैठे हैं, जो लोग जिनसे वो बात कर रहा है वो सब हकीर हैं, कम उसके मुकाबले में बिल्कुल बेकार हैं, छोटे हैं, और उसके मुकाबले में उनकी कोई नॉलेज नहीं है। या वो ये समझ रहा है कि ये छोटे बड़े कुछ नहीं है लेकिन मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे लोग तारीफ करते हैं, मुझे तो मैं उसके अंदर आता है। और यही वजह होती है कि वो इस सिलसिले में मेंटल फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर नाज मुस्तफ़ा ने बहुत उम्दा बात कही कि लिसनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लिसनिंग के लिए ज़रूरी है साइलेंट। अगर आप लिसनिंग के स्पेलिंग्स में से ये चीज़ें निकालें तो साइलेंट बनता है। ये आप देखिए कि इसमें ऊपर लिसनिंग लिखा हुआ है, यहाँ ये लिसनिंग है और इसमें से हमने यहाँ से एस निकाला और आई निकाल लिया और यहाँ से हमने एल ले लिया और फिर ई ले लिया और यहाँ से एन ले लिया और फिर हमने यहाँ से टी लेकर आए, तो ये साइलेंट। तो लिसनिंग के लिए साइलेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये साइलेंस जो है ये कैसे पैदा हो और कहाँ से आएगा और कैसे हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं, हम उसको बात करें। तो साइलेंस जो है, इट शुड नॉट बी पैसिव साइलेंस, यानी आप बिल्कुल एक ठप पत्थर की तरह मूर्त बन के खामोश बैठे हुए हैं, सो रहे हैं अपनी जगह, खामोश बैठे हैं, आप बोल नहीं रहे, सामने वाला बकवास कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो भैंस के सामने बीन बजा रहा है, ये पैसिव साइलेंस होता है। एक्टिव साइलेंस क्या होता है? आप बात को सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह अच्छा, कब हुआ था, अच्छा फिर से बताइए, अच्छा कितने दिन के बाद आपको ये तकलीफ हुई थी, अरे ऐसे कैसे होगा। आप मतलब आपने उसकी बातों के बीच में हूँ हाँ कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो एक्टिव साइलेंस कैसा होता है? जैसे कि एक कमरा जो है वो पूरा खामोशी से भरा हुआ है, आप खाली चीज जिसको आप कहते हैं खाली, वो एम्प्टीनेस नहीं है, बल्कि वो एक तरह से उसके अंदर वहां पर जो खामोशी है उससे वो चीज भरी हुई है, वो शख्स जो है उसकी खामोशी बोल रही है, ये एहसास होना चाहिए सामने वाले। दिस साइलेंस डज नॉट मीन एम्प्टीनेस ऑफ वॉइस, सिर्फ वो आदमी खामोश बैठा है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो कोई चीज और सोच रहा है, ये साइलेंस नहीं चाहिए। साइलेंस वो चाहिए कि वो वहां मौजूद है, वो सुन रहा है और ईमानदारी से सुन रहा है, ऑनेस्टी से सुन रहा है, इसलिए उसको बीच बीच में क्यूरियोसिटी हो रही है, वो बीच में उससे सवाल भी कर रहा है, वो हूँ हाँ भी कर रहा है और उसका तवज्जो उस पर है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। हमारा साइलेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा, डिपेंड करेगा हमारे एटीट्यूड पे। तो ये एटीट्यूड क्या होता है? ये एटीट्यूड दो किस्म के होते हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। एक एटीट्यूड होता है हमारा अर्निंग और एक होता है लर्निंग। जब हमारा एटीट्यूड अर्निंग होगा तो हम हर चीज के बारे में नफा और नुकसान सोचेंगे, हम हर चीज के बारे में सोचेंगे कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। अभी इस पेशेंट ने 100 रुपये मुझे दिए हैं और इसने 200 रुपये की बात मुझसे कर ली, 200 रुपये का टाइम मुझसे ले लिया, उसका दिमाग सिर्फ पैसों की तरफ जाएगा, अर्निंग की तरफ जाएगा। इफ आवर एटीट्यूड इज फॉर अर्निंग, वी ऑलवेज ऑन थिंक बिहेव विथ मटेरियल मॉनिटरी प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस। हमारा दिमाग सिर्फ उसी पे चलता रहेगा, नफा नुकसान पे चलता रहेगा। और ये चीज पेशेंट के समझ में आ जाएगी एक सेकंड के अंदर, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, कि डॉक्टर इस वक्त कहीं और सोच रहा है, बेजार है, ये चाह रहा है कि उठ जाए, ये टाइम पास कर रहा है, इसका दिल इसमें बिल्कुल नहीं है मेरी बात सुनने के लिए तैयार। और जब हमारा एटीट्यूड लर्निंग होता है
वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर पॉइंट ऑफ व्यू। हम दूसरे की बात को सुनते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको समझना चाहते हैं। तो ये लर्निंग और अर्निंग जो है, ये दो एटीट्यूड है जो ये डिपेंड करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है और हमारा साइलेंस कैसा है। हमारा साइलेंस एक्टिव उसी वक्त हो सकता है जब हम लर्निंग के प्रोसेस में हो, और हमारा साइलेंस पैसिव उस वक्त होगा जबकि हम अर्निंग के प्रोसेस में। मसलन पेशेंट आपके पास आता है, when we are honestly listening others point of view, our attitude is learning not earning। एक पेशेंट आपके पास, एक खासतौर से औरतें हैं, और जो बूढ़ी औरतें और मर्द होते हैं, वो बड़ी तफसील से आपके सामने चीज बताएंगे। अब वो बता रहे, ये समझिए, मैं एक सिंपल आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि वो बता रही है कि डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि 2 महीने पहले मैं रात को सोई, 2:30-3 बजे ऐसा लगा कि मेरी छाती पे कोई बैठ गया। अल्लाह, मैंने जो आंख खोली तो मेरी मुंह से आवाज निकल के नहीं दे रही, और लग रहा है कि बस आखिरी वक्त आ गया मेरा। अब जो जरा सा मैंने पलट कर देखी तो मेरे बिस्तर के बाजू में मेरी नवासी सोती है। वो ऐसे सोती है कि उसको उठा के फेंक भी दे तो नहीं जागती। उसके बाजू उसकी माँ सो रही थी, वो कहाँ से उठती। उसके बाजू मेरा बेटा सो रहा था, वो भी खर्राटे ले रहा है। मैंने सोचा अल्लाह कैसे उठाऊं इनको, अब क्या करूं। मैंने तकिया उठा के फेंकने की कोशिश की तो हाथ नहीं उठ रहा है। तब से ये बात रोज की हो गई है कि 2-2:30 बजे ऐसा लगता है कि कोई छाती पे बैठर है। जब उठ के मैं ठंडा दूध पीऊं, पानी पीऊं, शिकंजी बना के पीऊं, तो जब जाके मेरी तबीयत ठीक होगी। अब वो एक आपको हाइपर एसिडिटी का केस है, आपके शुरू में समझ में आ गया जब उसने कहा कि छाती पे बैठा हुआ है। लेकिन अब आप सुनेंगे उसकी बात को पूरा, क्योंकि वो बात, जब तक आप उसकी बात को पूरा नहीं सुनेंगे, वो शक में रहेगी। उसको कहे डॉक्टर ने तो बात पूरी नहीं सुनी, मैंने कहा छाती पे बैठने की बात की तो उठा के दवा लिखनी शुरू कर दी। तो एक्टिव साइलेंस जो है आपका, वो बहुत मायने रखता है कि आप उस वक्त खामोशी से उसकी पूरी बातें सुनेंगे। उसी वक्त आएगा जब आपका एटीट्यूड अर्निंग होगा, नहीं अर्निंग नहीं होगा, लर्निंग होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस वक्त हमारा एटीट्यूड जो है वो अर्निंग होता है, हम समझिए कि लिड, एक ढक्कन लगा देते हैं, हर चीज को बंद कर देते हैं, अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, क्योंकि हमारा एकदम हम तय कर लेते हैं, फिक्सेशन का शिकार होते हैं। हम उस आदमी को बेवकूफ समझते हैं, हम उस आदमी को बकवास करने वाला समझते हैं, जो पेशेंट हमारे सामने बैठा है या उसका अटेंडेंट जो चीज बता रहा है, और हम कोई चीज नहीं सुन रहे होते हैं कि पता नहीं उसने बीच में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन या सिम्टम्स बताया जिसके तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता, क्योंकि हम पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जल्दी से हमें से यहाँ से पास आउट करना है, हटा दें। साइलेंस के लिए अब बेसिक रिक्वायरमेंट, साइलेंस विच विल बी एक्टिव साइलेंस फॉर शेयरिंग द। इसमें हिंड्रेंस जो आती है साइलेंस में, वो बहुत सारी चीजें जिसकी तरफ आपको खासतौर से ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीजें न रखें आप अपने आसपास जिससे कि जो आपको डिस्टर्ब करे। जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट डॉक्टर के आसपास नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दे जाते हैं, जो यूं बैठा हुआ एक तोता जो है वो यूं यूं हिल रहा है, वो आपके टेबल पे रखा हुआ है, आप उसको कंटिन्यूस, आपका जहन उसकी तरफ जाए। या आपके कमरे के अंदर टीवी रखा हुआ है, उस पर न्यूज चल रही है, तो आपका जहन, दिमाग उस तरफ जाएगा। या आपके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी मॉनिटर लगा हुआ है, तो सीसीटीवी मॉनिटर पे जो कैमरे 5-6 आपने 8-10 लगा रखे हैं, उसमें बाहर के आपके जो वेटिंग हॉल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके मूवमेंट की वजह से वहाँ मूवमेंट कंटिन्यूअस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो आपका साइलेंस जो होगा वो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी, आपका फोकस उस मूवमेंट की तरफ चला जाएगा और आप उसकी तरफ देखने लगेंगे बजाय पेशेंट की बात सुनने की। तो इस तरह से इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह आर गिलास है वो रखा हुआ है, उसमें से रेत धीरे 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 गिर रही, तो आपको चूंकि मूवमेंट उस तरफ जा रहा है तो आप मूवमेंट की तरफ ध्यान दें। इस तरह नॉइस जो है, कोई भी आवाज पैदा हो रही है, खिड़की के बाहर से कोई ट्रैफिक जा रहा है, तो आपको, अगर आपने खिड़की खुली रखी है और आप तक अंदर आवाज आती है, तो आपका दिमाग उस तरफ जरूर जाएगा। या आपने अपना मतलब अपने घर में खोल रखा है, आपकी क्लिनिक घर में है और उसका दरवाजा आपके कमरे, आपके क्लिनिक में खुलता है, अब आपके घर में आवाज आ रही है, आपके घर में बच्चे लड़ रहे हैं, आपकी बीवी या आपका शोहर जो है बच्चों की ठुकाई कर रहा है, पीट रहा है, तो आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है। आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अंदर कोई चीज गिरी है, अंदर चीख पुकार क्यों मची हुई है, वगैरह वगैरह।
तो आप कभी भी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते, इसलिए सख्ती से मना किया गया है कि अपने घर के अंदर कभी क्लिनिक मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी तवज्जो खराब होगी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपका साइलेंस जो होगा वो पैसिव साइलेंस हो जाएगा। आप खामोशी से पेशेंट की बात नहीं सुन रहे होंगे, उन आवाज़ों को सुन रहे होंगे जो आपके घर से आ रही है। कम्युनिकेशन जो का दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये कम्युनिकेशन में जहाँ आप पेशेंट से डील करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी ज़रूरत उसकी पड़ती है, और वो कम्युनिकेशन में यहाँ भी ऑनेस्टी काम कर रही है। आपने फर्ज कीजिए आपका कोई एक आपका जूनियर कोई डॉक्टर है, और आप उसको आप भगा भी नहीं सकते, या पैरामेडिक्स या नर्सेस हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन पता आपको ये चला कि वो रोज लेट आ रही है या लेट आ रहा है। अब आपको उनके साथ कम्युनिकेशन आपको करना है, उनसे बात करनी है, तो आपको उनको कन्विंस करना है, और कन्विंस करके उनको दोबारा आदत पे लाना है। इसका मतलब आप चेंज चाहते हैं, आपको चेंज चाहिए होगा, चेंज, तब्दीली चाहिए होगी। इस तरह से आप उनसे मदद चाहेंगे या उनसे कॉपरेशन चाहेंगे ताकि वो सही टाइम पर आए। कैसे करेंगे आप? कम्युनिकेशन क्या होगा यहाँ पर? अगर आपने उस पेशेंट को बुलाया और आपने उससे कहा कि ये क्या तरीका है, आपके रिपोर्ट मिली है कि आप सही टाइम पे नहीं आ रही हैं या नहीं आ रहे हैं आप, और 1 घंटा आप रोज लेट आ रहे हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब उसकी बात आपने सुनी, उसका प्रॉब्लम क्या वो आपने नहीं सुना, आपने सिर्फ एक ऑर्डर निकाला और उसको भगा दिया। क्या वो आप उसके लिए तैयार होगा? एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने कहा है कि विदाउट इंसेंटिव डोंट एक्सपेक्ट चेंज। उन्होंने कहा हर चीज में इंसेंटिव देने की जरूरत है। तो अब आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे उस पर्टिकुलर उस आपके स्टाफ से? आपने उसको बुलाया, आपने उसको प्यार से बिठाया, बैठो, आपने पूछा सब ठीक ठाक है, हालात सही हैं आपके? यार एक मैं चीज सुन रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, पहले बताइए, आप लेट जो आ रही हैं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा सर बात यह है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, और उसको मुझे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको मुझे छोड़ने जाना होता है, तो मैं जब छोड़ के आती हूँ तो ट्रैफिक बहुत होता है, तो हम लोग रास्ते में रुक के आते हैं, तो इसलिए हम लेट हो जाते हैं। अपने वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, आपने सब पूछा, फिर आपने एक इंसेंटिव दिया। अब इंसेंटिव मामूली हो सकता है, उसने कहा ऐसा है आप इसकी फिक्र मत करें, आप सही टाइम पर आ जाइए, हमारी हॉस्पिटल की गाड़ी जाएगी, उसको बच्चे को आपके ड्रॉप कर देगी। आप वो कितना खुश हुआ, एक इंसेंटिव दिया आपने। आप पैसों से इंसेंटिव दे सकते हैं, आप उसको एक आराम का इंसेंटिव दे सकते हैं, मगर विदाउट एन इंसेंटिव आप चाहें कि आप उससे चेंज एक्सपेक्ट करें या वो आपकी बात माने, ये भूल जाइए। तो कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है वो यही है कि आप किस तरह से उसको कन्विंस करें। द चॉइस ऑफ वर्ड वी यूज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट, सो चूज देम वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड, कि आप क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वर्ड उस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है जिसको आप कभी मत इस्तेमाल कीजिए, वो है ऑलवेज, हमेशा। आप हमेशा देर से आते हैं, आप हमेशा ये करते हैं, आप हमेशा ये करते हैं। वो हो सकता है कि वो 80% वो चीज गलत करता है, लेकिन 20% तो सही करता है। अगर वो 20% सही कर रहा है तो उसके तन बदन में आग लगेगी। वो कहेगा कि अच्छा, ये कह रहे हैं मैं रोज लेट आता हूँ, मैं फलाने दिन तो सही पर आया था, वो फलाने दिन सही आया था, वो फलाने दिन सही आएगा, वो सैकड़ों बातें लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऑलवेज कभी मत कहिए, या आप ये कभी इस्तेमाल मत कीजिए कि मुझे पता है आप क्या करते हैं, मुझे पता है आप वहाँ के सोते हैं, मुझे पता है आप दवाएं चुराते हैं, मुझे पता है आप खाना नहीं खा रहे हैं, मुझे पता है मेरी मेडिसिन नहीं खा। जब आपको पता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि फिर आप उसके बाद उसको बता भी रहे हैं। तो ऐसे कुछ सेगमेंट जुमले हैं जिनको खुदा के लिए कभी भी खुदारा इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि उनको आप उनकी जगह दूसरी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज है, ये हमेशा की जगह आप कोई भी बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें जरा सी ज्यादती हो रही है, या झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं कभी मत बोलिए, ये भी बहुत डायरेक्ट कमेंट होता है। आप कहिए अच्छा मुझे कुछ इस पर शक हो रहा है, अच्छा ऐसी बात है, या आप खामोशी से उसको देख रहे हैं, आपको मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, आप उसकी तरफ एक्टिव साइलेंस से देख रहे हैं, तो समझ जाता है कि सर को या हमारे डॉक्टर साहब को मेरी बात पे यकीन नहीं है। बजाय से कहने के आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ किसी पे कहना, यू आर लायर कहना,
ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस तरह से हमेशा लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ये बहुत ख़तरनाक है कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए इन चीज़ों से आप बचिए तो बेहतर है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़े से वक्त आप लोगों से बात करने का मिला है। और शाहिद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत उम्दा टॉपिक चुना जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें भी सीखने का मौका मिला डॉक्टर उषा सिंघल साहिबा से, और डॉक्टर नाज मुस्तफ़ा ने बहुत उम्दा लेक्चर्स दिए जो उनके अपने अपने डेलिब्रेशंस थे, वो अपनी अपनी जगह बहुत ही शानदार थे, और उनसे बहुत कुछ वाकई सीखने को मिला, और जो ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यकीनन उससे फ़ायदा उठाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अफस शिरानी साहब। आपका जो डिलीवरी है, आपकी जो खूबसूरती है, और चूँकि सिनेमा से भी आपका ताल्लुक़ है और तिब्बी यूनानी से भी आपका ताल्लुक़ है, दोनों के तजुर्बे को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हुए हमारे ऑडियंस के सामने आपने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें रखी हैं। मैं आखिर में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। मैं ये ज़रूर कहूँ